मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का 2022 का ये पेपर जो परसों हुआ था। ये कुछ बच्चों ने दिया था ना, 3 बच्चों ने। जी आदित्य, अनूप, आयुष। कैसा किया आप लोगों ने? सर सही किया। तो चलो आज हम हिंदी मीडियम वाला पेपर सॉल्व करेंगे। जो आप लोगों ने किया है इसको, ये सारे सरकारी स्कूल के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होगा, या जो हिंदी मीडियम से और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप लोगों के लिए भी ये ज्यादा लाभदायक इसलिए है कि आप लोग अभी नवोदय की एग्जाम देने वाले हैं। जी जो बच्चे इस साल या अगले साल नवोदय के एग्जाम देंगे तो नवोदय में भी इसी लेवल के प्रश्न आते हैं। इसलिए इसकी जो चारों पोर्शन है इसमें 4 चीजें पूछी गई थी: हिंदी, मैथ, गणित, जीके सामान्य ज्ञान और ये मेंटल एबिलिटी वाला इंटेलिजेंस। तो चलिए दोस्तों, जी इसमें देखिए पहला प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों ने क्या लिखा था? 14 सितंबर, 14 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए पंजाबी, ये इनकी लिपियां दे रखी है भाई। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, भाषा की लिपि है गुरुमुखी ही है। उर्दू भाषा की फारसी लिपि में ही लिखी जाती है। और संस्कृत की लिपि देवनागरी है भाई। लेकिन मराठी की लिपि रोमन है, इसलिए ये आंसर होना था। मराठी की लिपि जो है देवनागरी ही है। इसकी लिपि क्या है मराठी की? देवनागरी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखो शुद्ध क्या लिखा है, तो देखो कृपया लिखा है कि इसमें पूरी प होनी थी बीच में, कृपया। ये चिन्ह देखो बिल्कुल सही लिखा है, आधा ह है भाई। ह के नीचे हलंत का मतलब आधा ह। ये आशीर्वाद गलत लिखा है, ये आशीर्वाद पड़ेगा। इसको आशीर्वाद में यहाँ यहाँ र होना था, शौ के ऊपर नहीं होता। अब उज्जवल कैसे होता है? ऐसा ये होता है उज्जवल। ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर क्या होना था? चिन्ह। अब देखो ये तालव्य श है, मूर्धन्य श है। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन है? तो ये पता ऊष्म व्यंजन है। देखिए ऊष्म व्यंजन जो है तीनों श है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दांती श और ह। 4 है ऊष्म व्यंजन। इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं ना तो हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर आती है, तो उसको ऊष्मा कहते हैं। श, श, स, ह। देखिए हवा बाहर आ रही है कि नहीं, गर्म हवा, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन कौन बताए? तालव्य श, मूर्धन्य श, दांती श और ह। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर शब्द नहीं है? मांग पत्र। संकर शब्द किसे कहते हैं? जो 2 भाषाओं को मिलकर के शब्द बनता है। जैसे यहां देखो, दार जो है फारसी भाषा का शब्द है और हवा जो है हिंदी का है। तो हवादार एक 2 भाषाओं को मिलकर एक शब्द बना। बोल जो है हिंदी का है, चाल भी फारसी भाषा का है, इंग्लिश का है, यात्रा हिंदी का है। ठीक है, तो ये मांग पत्र जो है अलग था, ये संकर शब्द नहीं है। उपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है इसमें? उप है। स्थिति का मतलब स्थिति होता है और उप का मतलब होता है निकटता। तो जो निकट उपस्थित है, निकट पे जिसकी स्थिति है वही उपस्थित होता है कि नहीं होता है? तो स्थिति पे उपसर्ग लगा है। निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। मूल्यांकन दीर्घ संधि है, परमेश्वर गुण संधि है, भावुक विसर्ग संधि है, जगन्नाथ व्यंजन संधि है। तो इसमें अलग क्या लग रहा है आपको, गलत क्या लग रहा है? भावुक। हाँ, क्या लग रहा है? भावुक कौन सी संधि है? भाऊ, भाऊ धन अक, तो ये अयादि संधि है। ये विसर्ग संधि नहीं है बल्कि अयादि संधि है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? क्या लिखा था आप लोगों ने? बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? इसके दोनों पद प्रधान, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है,
और इसका अर्थ कुछ जी, और जी। ही निकलता है। जैसे चक्रपाणी कहते हैं जिसके चक्र को धारण करने वाला, तो चक्र को धारण करने वाले कौन है? विष्णु। चक्रपाणी चक्रपाणी किसको कहते हैं? विष्णु। कृष्ण श्री कृष्ण। हाँ, कृष्ण विष्णु का ही रूप है, जी ठीक है ना। निम्नलिखित में से भिन्न युग्म को चुनिए। देखिए ये पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं। क्या पृथ्वी का पर्यायवाची अचला है? जी फूल का परसून है? जी असुर का पाहुन नहीं है। नहीं है। पाहुन का मतलब नहीं है। होता है मेहमान, मेहमान अतिथि। अतिथि को कहते हैं, और हिमालय का गिरीश है, तो इसलिए इसका उत्तर होना था 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा को नहीं दर्शाता है? लड़की हाँ, देखिए भाववाचक संज्ञा जहाँ केवल भाव उत्पन्न होते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, हम छू नहीं सकते जिस चीज को, ठीक है ना। तो सुंदरता, गंदगी, बचपन, ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। लड़की भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। जी जो परिश्रम करेगा सो पास होगा। इस रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। संबंधवाचक। वेरी गुड, ये संबंधवाचक है। जो और सो में जो है संबंधवाचक होता है, जहां पे ये शब्द होते हैं, जी ठीक है ना। जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो निम्नलिखित में से संकेतवाचक विशेषण को चुनिए। तो संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, आपको पता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पहले आते हैं। वैसे क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब संज्ञा गायब होती है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मकान संज्ञा है और इससे पहले ये सर्वनाम आया, तो यही संकेतवाचक विशेषण है। जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पहले आता है, वो संकेतवाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है ना। हम लोग आज बड़े मैदान में फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में क्रिया क्या है? तो बताओ क्रिया। देखने हाँ, देखना क्रिया है भाई, ठीक है ना। जी हाँ, अब बड़े क्या होगा? बड़े मैदान, तो बड़े क्या होगा? विशेषण होगा ना। विशेषता बता रहा है क्या? विशेषण। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले, भाई, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। बढ़िया। पत्र लिखते समय अपने से बड़ों को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है? जब हम चिट्ठी लिखते हैं श्रद्धेय लिखते हैं भाई। प्रिय जो है अपने से छोटे को लिखते हैं, चिरंजीवी भी छोटे को, आयुष्मान भी छोटे को लिखते हैं, और श्रद्धेय लिखते हैं बड़े को। व्यवस्था से पूर्व निम्न में से कौन सा शब्द लगाने से इसका अर्थ विपरीत हो जाता है? अगर व्यवस्था पे हम अ लगाएंगे तो उसका अव्यवस्था हो जाएगा, तो उसका विलोम हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख में धूल झोंकना। कितना अच्छा आया था भाई। धोखा देना। हाँ, आंख में धूल झोंकना, धोखा देना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कमर टूटना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? तो पहला है, बढ़ती महंगाई ने गरीब इंसान की कमर तोड़ दी। जी तो किसमें? इसी में होगा ना। हाँ, बढ़ती में कमर तोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि सचमुच कमर तोड़ना। कमर तोड़ना का मतलब जिसका आशय है कि कहीं इंसान परेशान हो रहा है। बढ़ती महंगाई ने गरीब इंसान की कमर तोड़ दी। ये यहाँ पे सही प्रयोग हुआ है। पुलिस ने मार मार कर कैदी की कमर तोड़ दी। ये मुहावरा नहीं है, ये तो सचमुच कमर तोड़ दी उसने। शंकर जी का हूं मैं पर्याय। पर्याय का मतलब पर्यायवाची। सबको मेरा रंग सुहाय, मैं हूं नभ पर खग काय। खग का मतलब पक्षी। कोई है जो मेरा नाम बताए। उपयुक्त पहेली को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्पों में से इसका उत्तर बुझाएं। तो क्या होगा? इसका उत्तर क्या लिखा था तुम लोगों ने? नीलकंठ। चिड़िया। किसी ने चिड़िया लिखा? इसका होगा नीलकंठ होगा भाई। सुनो, क्योंकि शंकर जी का पर्याय, शंकर जी को नीलकंठ भी कहते हैं, और एक चिड़िया का नाम भी है नीलकंठ। ठीक है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन निम्नलिखित में से क्या होगा?
भारतीयों। भारतीयों कौन सा भारतीयों? पहला वाला या सी तीसरा वाला वाला। बताओ जरा। तीसरा वाला। तीसरा वाला जी नहीं, पहला वाला होगा भारतीयों। बड़ा ती होता जी है। जी देखो अन्य जैसे हम लड़की है, लड़की का बहुवचन बनाएंगे तो लड़कियां हो जाएगा, तो लड़की छोटी हो जाता है, लड़कियां। जी लेकिन जब भारत का बनाएंगे, भारतीय का बनाएंगे, भारतीयों, तो ती बड़ा ही रहेगा, यो ऐसा आ जाएगा। जी ठीक है, पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, इसके बाद प्रश्न के उत्तर देने हैं। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। विद्यार्थी के लिए तो समय का और भी अधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेल कूद, मौज मस्ती तथा आलस्य में खो देते हैं, वे जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गए हैं उनकी चिंता करने के बजाय जो अब हमारे सामने है उसका सदुपयोग करें। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और प्रश्नों को 21 से 24 तक सही विकल्प चुनकर उत्तर दें। समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य बनता है? परिश्रम करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, बीते समय के बारे में पश्चाताप न करके वर्तमान समय का सदुपयोग करें, असफल होने पर पुनः प्रयास करें। तो क्या उत्तर होगा इसमें से? हाँ, तीसरा वाला होगा, बीते समय के बारे में पश्चाताप न करके वर्तमान समय का सदुपयोग करें। विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते रहते हैं? क्योंकि वे आलसी होते हैं, वे अपना कीमती समय मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं, वो ज्ञान प्राप्त नहीं करते, वो बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो क्यों, कौन पछताता है? नहीं, जो अपना कीमती समय मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं वही पछताते हैं। विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य होता है शिक्षा प्राप्त करना। समय को सबसे अधिक अमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है? पहला वाला होगा, इसका एक भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। समय व्यक्ति के बस में नहीं है। समय ही व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। मनुष्य उस समय की गति को नहीं रोक सकता। तो पैराग्राफ के अनुसार जो है इसका उत्तर होगा पहला। इसका एक भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है जी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गए। देखो भाई, इसमें अच्छा किया जो है किया है, तो यहाँ पे अच्छा का प्रयोग हुआ है क्रिया विशेषण के रूप में। ठीक है ना। यह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम घर जाओ। अच्छा है, वह अभी आ गए। अब तो यहाँ पे विशेषण के रूप में कहाँ पे हुआ है? हाँ, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो अच्छा कौन क्या है? स्थान है। सर्वनाम और संज्ञा के बारे में कुछ कहता है जो शब्द, वही विशेषण होता है। यहाँ पे ये आंसर होना था, यह स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्थान के लिए संज्ञा, भाई अच्छा शब्द आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे विशेषण के रूप में अच्छा का प्रयोग हुआ है। चलिए, हिंदी समाप्त हुआ। अब हम गणित करेंगे। तो पहला प्रश्न था, छायांकित खंडों का योग किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो जो छायांकित भागों को हम कैसे गिनते हैं, कोई बता सकता है? जी क्या लिखा है? सर, जितने उसमें खाने होते हैं। हाँ, यहाँ पे हम केवल एक ही के भाग गिनेंगे भाई। तो इसको गिनो, कितने हो रहे हैं? एक के कितने भाग है? 12। तो 12 को हम 12 को नीचे लिखेंगे और
अब छायांकित भाग हम दोनों के गिनेंगे, यहाँ पे याद रखना जो टोटल भाग होते हैं वो एक के ही गिने जाते हैं ऐसी कंडीशन में। 13। अब टोटल भाग 13 है, काले में देखो 13/12, इसका मतलब ये विषम भिन्न बन गई, हर छोटा है अंश बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, 12 का भाग हम 13 में देंगे, तो 12 कम 12। अब जो एक नीचे बचता है ये सही में अंश में चला जाता है, और ये 12 जो नीचे था, तो इसका आंसर होगा 1 सही 1/12 जी। अगर 13/12 होता तो वो भी सही था, 1 सही 1/12 भी सही है। दूसरा प्रश्न देखो, यदि प्रत्येक बिस्किट का भार 4 ग्राम है, बिस्कुट आप लोग खाते हैं, इसका भार 4 ग्राम है, तो 2 दर्जन बिस्कुट का भार 96 ग्राम। क्योंकि एक बिस्कुट आप लोग ढंग से लिखेंगे भाई, एक बिस्किट बराबर 4 ग्राम। हाँ 4 ग्राम, तो 2 दर्जन में कितने बिस्किट होंगे भाई, 24। 24 बिस्कुट बराबर 24 गुणा 4 कर देना, तो 24 को कितना होता है, 96 ग्राम हो जाएगा। ग्राम लिखना भी जरूरी है जी। 7 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे आप दिए गए प्रत्येक अंकों 5, 1, 8, 0, 3 के उपयोग से निर्मित कर सकते हैं। देखिए भाई यहाँ अंक दिए गए हैं 5 जी, और हमने बनाने 7 अंकों की संख्या, और वो भी सबसे छोटी, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे छोटा अंक लिखते हैं। तो सबसे छोटा तो 0 है, 0 लिख दो। नो सर, हाँ 0 के बाद हम क्या लिखते हैं, 1। 0 लिखने से वो गिनती में नहीं आती भाई, तो पहले हम 1 लिखेंगे तब लिखेंगे 0। अब क्योंकि ये अंक 5 है, लिखना हमने 7 अंकों की संख्या है, तो कौन सा अंक हम बार बार प्रयोग करेंगे, जो सबसे छोटा अंक होता है उसी को बार बार प्रयोग होता है। अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी होती तो हम 8 का प्रयोग बार बार करते जी। तो अब इसका प्रयोग हमें 2 बार और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 1 0 0 0, तभी देखो 3 5 8, तो कौन सा उत्तर है, 5 8। दी गई संख्याओं में से रेखांकित अंकों के स्थानीय मानों का योग होगा। अब देखो भाई ये सबसे पहले 5 का स्थानीय मान कितना है, तो 5 के आगे कितना, 5,000। 1 2 3 5,000 है। इस 1 का स्थानीय मान कितना होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ देखो भाई इकाई के नीचे लिखना है 1 ऐसा। इस 3 का स्थानीय मान कितना होगा भाई, कितने अंक है, 5 है, तो 3 लाख होगा भाई। यहाँ देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। अरे 7 का स्थानीय मान 70 होगा, कौन सा आया, 3,05,071। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बिंदु रेखा से सममिति में नहीं है, तो सममिति हमने पढ़ा था, सममिति क्या होता है, जब हम किसी चीज के 2 बराबर टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा ठीक दूसरे के ऊपर रखते हैं, वो ठीक बराबर ढक लेता है, उसे सममिति कहते हैं। जैसे ए है, ए के बीच में जो लाइन दे रखी है वहां पे अगर ए को हम कैंची से काट देंगे या उसको फोल्ड करेंगे तो ए के ऊपर दूसरा ठीक आ जाएगा, तो ये सममिति है, ठीक है ना। और ये भी सममिति है, इसको भी हम बीच में काटेंगे इसके ऊपर से तो दूसरा ढक लेगा, और ये पत्ता वाला ये भी सममिति है, लेकिन एन को हम काटेंगे तो ये इसको ठीक ढक नहीं रहा है, तो इसका उत्तर होना था, ये एन होना था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 5/7 का समतुल्य नहीं है। अब समतुल्य भिन्न क्या गुणा करके भाग देके प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 की जगह 15 आया, तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, कितने से गुणा हुआ है, 5 3 से, तो 5 3 15, और 7 से को भी हम 3 ही से करेंगे तो 7 या 21 ही तो है भाई जी। अब ये 5 को हम 45 को करेंगे तो कितने से गुणा करके प्राप्त हुआ है, 5 9 45, 9 से गुणा हुआ, तो 7 का गुणा भी हम 9 से करेंगे तो 7 9 63, यहाँ 63 होना था, देखिए यहाँ 56 है, तो यही उत्तर होगा। यहाँ देखिए 5 पंजे 25, 5 से गुणा हुआ तो 7 भी 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, ये सही है। यहाँ 5 का गुणा 2 बार हुआ तो 5 दूनी 10, तो 7 का गुणा भी 2 बार होगा तो 5 7 14। तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो भाई जो छायांकित भाग है, यहाँ इसके अंदर 2 सफेद आकृतियां हैं, मतलब कहने का मतलब हमने क्या करना है, तो पहले तो पूरी आकृति का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पूरा रेक्टेंगल है, आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल तुम्हें पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 25 नंबर तुम्हें पता है, 25 नंबर कितना होता है,
225 225 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों का घटा देंगे। ये तो पूरे का हो गया 225, तो इसका हो गया 7 गुणा 4, तो 7 चको 28 हो गया सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसका हो गया 6 गुणा 6, ये वाला जो है वर्ग है, तो 6 छका 36 हो गया। अब हम दोनों को पहले जोड़ देंगे। 8 6 14 का 4 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 64 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 225 में से घटा देंगे 64 को। कितना आ रहा है भाई, घटाओ जरा। 61 हाँ, 161 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसा किसी ने किया था? जी मैंने किया। भिन्न 15 सही 1/25 को एक दशमलव संख्या में बदले। देखो बेटा, इसको अगर दशमलव में बदलना है तो पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसका विषम भिन्न में बदलते हैं। इसको विषम भिन्न में बदल के बहुत कठिन हो जाएगा। उससे बढ़िया तो सिंपल, ये 15 पूरा है तो 15 तो पूरा ही आएगा भाई। क्योंकि माना 15 रुपए तो तुम्हारे पास है, तो 15 रोटियां है तो इसको पूरी है, ये मतलब तो ये 15 तो अलग ही आएगा। अब 1/25 को बदलो सीधा। तो हम भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में देते हैं। तो 25 का भाग 1 में देंगे तो भाग नहीं जा रहा, तो हम यहाँ 1 दशमलव रखेंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब भी भाग नहीं जा रहा तो, लेकिन हमने 0 बढ़ा दिया तो भाग देना ही पड़ेगा, 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ 10 बचा। अब दूसरे स्टेप में 1 0 और बढ़ा सकते हैं, तो 25 चौको 100। समझ में आया कुछ कि नहीं? जी तो आया। यानी 15 के आगे दशमलव के बाद 0 4 और आएगा। जी तो दूसरा वाला आंसर सही था, 15.04। आप लोगों ने ऐसा किया था? यदि एक कुर्सी की कीमत 7,642 रुपए 45 पैसे है, तो 7 कुर्सियों की कीमत क्या होगी? जरा जल्दी निकाल के बताओ। तो क्या करेंगे, इसमें गुणा 7 कर देंगे भाई। तो इस 53,497.15 बी वाला उत्तर आया भाई। ठीक जी है, ठीक है। एक वेबिनार में 5 मिनट प्रत्येक के 3 अंतराल है। जी एक वेबिनार में 5 मिनट प्रत्येक के 3 अंतराल हैं। इन अंतरालों की कुल अवधि सेकंड में क्या होगी? 900। तो देखो 900 3 अंतराल होने तो 5-5 मिनट में, तो 3 ब्रेक के तो 15 मिनट हो गए। 3 बार होंगे ना 5-5 मिनट के अंतराल का, मतलब ब्रेक टाइम होगी। तो 15 मिनट हुए, तो 15 मिनट को हम सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, तो 15 छक्का 90 हो गया, और 1 0 ये हो गया, तो 900 सेकंड हो गया। जी 900 सेकंड। ठीक है ना। तेल की एक टंकी में 60 लीटर तेल आ सकता है। ये तेल की टंकी है, इसमें पूरी टंकी में 60 लीटर तेल आता है। जी जी एक दूसरी टंकी है जिसकी क्षमता इसकी 3 गुनी है भाई। एक दूसरी टंकी है तो इसमें कितना लीटर आएगा भाई? तो 60 का 3 गुना, यानी 60 गुना 3 होगा, तो 180। तो इसमें आएगा 180 लीटर भाई। जी तो दोनों टंकियों की कुल क्षमता क्या है? तो हमने क्या करा, 180 में 60 240 लीटर हो जाएगा भाई। सरल था ना। एक घन की भुजा ज्ञात करें यदि इसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। अब देखो घन की भुजा ज्ञात, हाँ, तो इसका घनमूल निकालना था, तो 64 का घनमूल कैसे निकलता है? हम इसमें अभाज्य गुणन घन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 2 1 2, अब 1 बचा 12 हुआ, 2 छक्का 12, फिर 2 का 2 8 16, फिर 2 चको 8, फिर 2 दूनी 4, और फिर 2 1 2। अब यहाँ घनमूल में हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े। अब 3 जोड़े में से 1 2 लेंगे, दूसरा जोड़े में से भी 1 2 लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 सेंटीमीटर उसकी भुजा थी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए अंक आरोही क्रम में दिए गए हैं? आरोही क्रम तीसरा वाला बढ़ता हुआ भाई। तीसरा वाला। तो देखिए, इसमें जो 10,529 है, यहाँ 12,049 है, 12,509 है, अब ये 15,000 है, तो ये बढ़ते क्रम में। बाकी सब में देखो, यहाँ 6,000 है, 6,000 है, 6,000, यहाँ 2,000 आ गया, उल्टा हो गया। यहाँ 9,000 है, यहाँ फिर 7,000 आ गया, तो इसका घट गया इसका बीच में।
यहाँ 23,000 है, यहाँ 23,000, यहाँ देखो 21,000 हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है, उत्तर यही है। उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। अच्छा, इसने बताया तीसरी वाले। तो हम क्या करते हैं, इसको कोई सभी एक देख लो भाई। जैसे यहाँ पे ये त्रिभुज है, त्रिभुज, दो त्रिभुज जुड़े हुए हैं। तो ये पहले यहाँ थे, अब देखो दूसरी आकृति में क्लॉकवाइज यहाँ चले गए। तीसरी आकृति में ये फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया। तो चौथी वाली आकृति में यहाँ चला गया ऊपर। तो पांचवी वाली में फिर यहीं चला जाएगा। तो देखो केवल इसी आकृति में यहाँ है, तो यहीं पे उत्तर मिल गया, और देखने की जरूरत ही नहीं है। एक और मिला लो। बोला है ये पहले ऊपर था, यहाँ आ गया, अब ये नीचे चला गया, अब ये इस तरफ चला गया, अब ये ऊपर यहाँ चला जाएगा। तो देखो यहाँ ऊपर जा रखा है। तो तीसरी वाली बिल्कुल। यदि ये त्रिभुज धन ये 3/4 वृत्त बना रखा है, इसका मान 420 है। ये 3/4 वृत्त में से त्रिभुज को घटाया तो 90 आया। तो तुमने ये 3/4 वृत्त का मान बताना है। वृत्त है ना, लेकिन उसका एक हिस्सा कटा हुआ जो आकृति है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे बढ़िया तरीका है, सीधे उत्तर से करो इसको। अगर हम पहले इसका उत्तर, यहाँ 100 है, इसका 100, तो जब 100 इसका मान होगा, क्योंकि मान तो इसका बताना है, तो 420 में से 100 कम कर दो तो 320। तो 320 का मतलब 160 और 160। तो यहाँ तो ठीक है, 160 और 100 जोड़ के 420 हो गया। लेकिन यहाँ देखो ये 100 में से 160 तो घट ही नहीं सकता, माइनस में जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 200 करो इसका मान। अगर इसके बाद 200 मान है, 400 में से 200 कम करो तो 120 नहीं बचेगा, 200 बचेगा भाई, 220। तो इसका मान हो जाएगा 110 और इसका भी 110। अब ये यहाँ देखो 200 इसका मान है, तो 200 में से 110 कम करो तो 90 ही बचता है भाई। तो इसका मतलब मैंने भी यही लिखा था। हाँ, 200। मैंने भी। यदि वरिष्ठ विद्यार्थियों की कक्षा प्रतिदिन 8:35 AM पर आरंभ होती है और 1:45 PM पर समाप्त होती है बिना किसी अंतराल के, तो कक्षा की कुल अवधि ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे इसको, कोई बता सकता है? हेलो जी सर, 45 में से 8:35 घटा इसको हम देंगे। 1:45 नहीं लिखेंगे, क्योंकि बार यहाँ देखो 8 के बाद 9 बजेगा, 10 बजेगा, 11 बजेगा, 12 बजेगा, लेकिन फिर 1 पे चला गया। तो हम 1 में से कैसे घटाएंगे? तो हम रेलवे का टाइम लिखते हैं इसमें 13:45, और 13:45 में से हम क्या करेंगे, 8:35 को घटा देंगे। तो मैंने बोला ये मिनट है, ये आवर है, तो मिनट को एक साथ घटाओ। 45 में से 35 गए तो 10, और यहाँ 13 में से 8 गया तो 5 घंटे 10 मिनट। अब यहाँ देखो 5 घंटे 10 मिनट है ही नहीं, तब क्या लिखा था तुमने इसका उत्तर? यहाँ मिनट में दे रखा, तो यहाँ देखो 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 5 × 30 300 मिनट, और ये 10 मिनट हो रहा है तो 310 मिनट हो गए। अब आप लोगों ने पता नहीं क्या लिखा, ये किया ही नहीं होगा ऐसा। तो मैंने लिखा था 310 लिखा था जी। संख्या 5,63,672 में 10,000 के स्थान पर 6 का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पर 6 के स्थानीय मान का गुणा होगा। तो कितने गुना होगा भाई? क्योंकि देखो ये 6 का स्थानीय मान कितना है? 6 के आगे है 4 अंक, तो 4 0। दूसरे 6 के आगे 2, तो 2 0 कट गए तो 100। 6 से इसको काट दो तो 100 हो गया, तो 100 गुना। अनिल के पास वैसे भी हम मोटा मोटा देखो तो ये इसका 10 गुना है भाई, फिर ये इसका 10 गुना, ये इसका 10 गुना, ये इसका 10 गुना, ये इसका 10 गुना, तो ये 2 अंकों के पीछे तो 100 गुना हो जाएगा। अनिल के पास 78.6 मीटर कपड़ा है, 12 विद्यार्थियों के लिए एक वर्दी का सेट बनाने के लिए पर्याप्त है। मतलब 12 बच्चों की कपड़े बनेंगे 78.6 मीटर कपड़े से। तो एक वर्दी बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? तो हम क्या करते हैं, 12 का भाग देते हैं 78.6 मीटर, तो 12 छक्का 72। आप लोग मुझे करके दिखाएंगे इसको। यहाँ बचा 6, अब ये दशमलव यहाँ चला जाता है भाई। देखो कक्षा 4 वाले ध्यान से, ये दशमलव नीचे नहीं उतरता आगे, तो 6 यहाँ उतर जाएगा, फिर तो 12 पंजे 60। अब बचा 6, अब यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, तो 12 पंजे 60, तो 6.55 मीटर।
जी ठीक है। अब यहाँ देखो अगला प्रश्न देखिए, प्रतिरूप में अगली आकृति का चयन करें। अब देखिए इसका मुंह ऊपर है, ठीक है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा घूम गए, घड़ी के विपरीत सुई की दिशा में इधर घूम गया, फिर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज नीचे। तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज इधर को इसका मुंह होगा, तो इधर को इसका मुंह है, तो इसका सी वाला तीसरा वाला होगा। जी एक धावक 400 मीटर की रेस को 48 सेकंड में समाप्त करता है। यदि वह उसी ट्रैक पर समान चाल से 5 बार दौड़ा तो कुल कितने मिनट लगे? अब देखो भाई 48 सेकंड में पार कर रहा है ये 400 मीटर। अब ये कितनी बार दौड़ेगा भाई? 5 बार। तो 5 बार दौड़ने में कितना टाइम लगेगा? इसको 48 गुणा 5 करेंगे कि नहीं? जी 5 8 40 का 0, जी 5 को 20 और 4 24, 240 सेकंड लगेंगे भाई। जी लेकिन 240 सेकंड को किस में बदलना है? मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए हम फिर क्या करेंगे? 60 का भाग देंगे भाई। तो देखो ये 0 से 0 तो हम वैसे भी काट सकते हैं, 6 को 24, तुम जैसे भी करना है। तो 0 से 0 कट गया, तो 4 मिनट लगेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? अब देखो भाई आरोही और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम देखो पहले यहाँ सब इनको करते हैं। सबसे पहले जो समान है, जब ऊपर सबके यहाँ देखो 2-2 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? अवरोही में सबसे बड़ा पहले आएगा जो, तो जिसका इससे सबसे कम होंगे जी। तो इसको सबसे पहले होना चाहिए था। इसका मतलब ये बाद में, तो ये अवरोही क्रम में नहीं है। जी तीसरा वाला देखो यहाँ पे 7-7-7 है, तो सबसे पहले यहाँ सबसे बड़ी भिन्न 7/6 है, क्योंकि इसका इसकी मम्मी ने इसके 6 इसकी रोटी के 6 टुकड़े किए, इसने 7 टुकड़े खाए। इसकी मम्मी ने 8 टुकड़े किए, इसने 7, सबने 7-7 टुकड़े खाए, लेकिन इसने सबसे बड़े बड़े खाए, उसके बाद इसने बड़े बड़े खाए, उसके बाद इसने बड़े बड़े खाए। इसने देखो इसने 15 टुकड़े किए, इसने थोड़ा छोटे खाए, इसने और छोटे खाए, क्योंकि इसकी मम्मी ने 18 टुकड़े किए। तो इसका मतलब ये अवरोही क्रम की भिन्न है, तो इसका उत्तर जो है सीधा यही होना था, बाकी ज्यादा देखने की जरूरत है। जी संख्या 6.785 प्राप्त करने के लिए 2.4624 में कौन सी संख्या का योग करना होगा? तो देखो इसमें से ये प्राप्त करना है, तो ये इसमें से हम इसी को घटा देंगे। तो हमने क्या लिखना था? 6.785 का क्लास 4 वाले देखो गलत मत करना, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना। और ये 10वां स्थान के अंक के 4, ये 100वां है 6, ये 1000वां 2, ये 10,000वां 4 है, तो इसके ऊपर 0 रख देना बेटा, और यहाँ 2 रख देना। अब इसको जो है घटा दो, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ 4 में से 2 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 4 गया 3, और 6 में से 2 गया 4, तो 4.322 निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न की पहचान करें। तो देखिए यहाँ भी क्या है, इसके अंश बराबर है, तो जब अंश बराबर होते हैं तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है? जिसका अंश सबसे छोटा हो, जिसका हर सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा तो 3 है जी। तो कहने का मतलब इसकी मम्मी ने इसके रोटी के 3 टुकड़े किए, इसने 2 टुकड़े खाए। इसकी मम्मी ने रोटी के 9 टुकड़े किए, इसने 2 टुकड़े खाए। तो ज्यादा किसने खाए भाई? 2/3। हाँ, तो जिसने 3 टुकड़े किए उसने बड़े बड़े टुकड़े खाए ना, तो 2/3 सबसे बड़ी। किसी वर्ष एक वर्ष में 76,43,872 विद्यार्थियों ने एक बोर्ड परीक्षा दी। यदि इनमें से लड़कियों की संख्या इतनी थी 42,37,602, तो लड़कों की संख्या बताओ। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे। अब घटा के मुझे बताओ कितना आ रहा है? 6,270। 34 लाख जी मेरा भी ठीक है, बढ़िया, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है बेटा जी। अब तुम इसको क्षेत्रफल दे रखा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करने की नहीं, L × B जी। अब लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मतलब इन दोनों का गुणा करके इतना आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेना। तो मैंने चेक किया, तो इसका तो आ रहा है 240 ही आ रहा है। इसका गुणा करेंगे तो 270 आ रहा है भाई, इसका करेंगे तो 240 ही आ रहा है, इसका करेंगे तो 240 ही आ रहा है। तो उत्तर हो जाएगा जो गलत है ये बताना हमें। हल करें। देखो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे भाई? इसको 6/8, अब क्या करेंगे
गुणा। हाँ, भाग को तो यहाँ लिख देंगे 2/3 दो उल्टा, बटे तीन। और गुणा 4/5। 4/5। अब हम क्या करते हैं, इसको काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो ये 2 और 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 2/5। अब यहाँ ऊपर ऊपर का 2 एकम 2 ही हुआ भाई, और नीचे 5 एकम 5 ही हुआ, तो 2/5 होता है। दिए गए कथन को सही सिद्ध करने के लिए m और n के मानों का चयन करो। तो चलो हम m और n की जगह पहले हम ये 100 रखते हैं भाई। m की जगह हमने 100 रखा, n की जगह हमने 15 रखा। तो 100 गुणा 15 तो हो गया 1500, 5। और 15 गुणा 15 कितना होता है? 15 625। 225। 225। तो 5 2 5 2 7, अरे 1725 हो रहा है। लेकिन अब हमें इसका गुणा करके दिखाना है, इसका गुणनफल बताओ कितना आ रहा है? 1905। 1905 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका मान भी 1905 आना चाहिए था, तो ये नहीं होगा भाई जी। अब हम इसको मान पे कौन सा रखें? इसको रखो 15 और 27, यहाँ 15 रख दो, यहाँ 27 रख दो। तो 15 15 अंक तो हमें पता है 225 ही होता है। 15 का वर्ग तुम्हें आता है ना 225। अब 27 गुणा 15 करके दिखाओ तो 15 7 105 हासिल 10, 105। 15 दूना 30 और 10 40। देखो ये आ रहा है 5 5 10 का 0 हासिल 1 3 4 2 6 630। ये भी नहीं आ रहा भाई। अब हम तीसरा वाला रखेंगे। अब तीसरा वाला ये है, m की जगह 120 रखो। अब 120 गुणा 15 करो जरा फट से, 15 गुणा 12 करो, एक 0 रख दो उसमें, और यहाँ पे हम 15 ही रखेंगे। तो 15 15 अंक तो हो गया 225। अब 15 0 का 0, 15 दूना 30 का 0 हासिल 3, 15 का 15 3 18, यहाँ 5 2 8 और 2 10 का 0 हासिल। ये तो 2025 आ रहा है। ठीक है, डी वाला। अब डी वाला रखो, तो यहाँ हमने 100 रखा, यहाँ 27 रखा, तो 100 0 9 1। देखो भाई ये चौथा वाला उत्तर है, 1905 आ रहा है। भिन्न 3/7 को निरूपित करने के लिए दी गई आकृति में कितने भागों को छायांकित करना होगा? 6 भाग। हाँ देखो बेटा 3/7 है, तो इसका मतलब 7 भागों में से 3 भाग करने हमने, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग। कितने में से करने? 7 में से। तो 3 ये हो गए, 4 5 6 7, यहां तक कर दिया हमने। फिर हमें 3 भाग करने पड़ेंगे, 1 2 3, ये 4 5 6 7, तो 2 बार हो गया। तो कितने भाग छायांकित हुए? 3 ये 6 भाग। दिए गए आकृति में कितने न्यून कोण है भाई? तो न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से, जिसका झुकाव जो है 90 डिग्री का सीधा होता है ना झुकाव, ये वाला। अब जिसका झुकाव 90 से कम है, तो देखो 1 2 3 तो ये हो गए, और 3 ही यहाँ हो गए, तो 6 होंगे। अब इसका झुकाव तो 90 से ज्यादा है। 1,28,400 कलमों को कार्टन में भरा जाना है, जिसमें प्रत्येक में 150 कलमें हो। कितने कार्टूनों की आवश्यकता होगी? तो एक कार्टून में जो है, कार्टन में 150 भरे जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? 150 का भाग दे देंगे 28,400। अगर तुम चाहो इसको सरल करना चाहो तो 0 से 0 कट गया भाई। ठीक है ना। अब देखो सरल हो गया, देखो 5 15 7 105 15 18 120 में। अब ये 8 बचा, तो यहाँ 4 उतर जाएगा। ध्यान से देखना आप 4 वाले तो 15 चौको 60 15 पंजे 75। अब यहाँ देखो 14 में से 5 गया 9। अब उतरने की बारी 0 की, तो 15 छक्का 90, तो 556 कार्टन चाहिए भाई, वह 856। ठीक है, देखा था तुमने कर दिया होगा ना इसको। शिप्रा का भार 42 किलोग्राम है और क्यारा का भार इतना है 39.5 किलोग्राम है। उनका भार क्या होगा? दोनों का भार बताना तुमने, तो अब लेकिन ग्राम में बताना है। तो या तो दोनों को पहले ग्राम में ही बदल दो, सबसे बढ़िया। तो 42 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1 किलोग्राम में कितने होते हैं?
हजार। तो 42 गुणा 1000 कितना हो गया आएगा? 42,000। 4 वाले ध्यान से देखो भाई, गलत मत करना। ये देखो 39.5 गुणा 1000 करेंगे तो ये होगा 39,500 हो जाएगा भाई। जी। ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ देंगे, 5 9 और तो क्या रखा, 1 हासिल 1 4 3 7 1, तो 81,500 ग्राम होगा भाई। जी मेरे आएगा तुम्हारा इतना? जी घड़ी में 2:30 PM बजने पर घंटे और मिनट की सुइयों द्वारा निर्मित कोण की पहचान करो भाई। देखो घड़ी है, ये घड़ी है, यहाँ ऊपर 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है। अब ढाई कहाँ पे बजते हैं? यहाँ देखो, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। तो इसका मतलब यहाँ से एक छोटी सुई 2, जब ढाई बजते हैं तो 2.2 बज के, तो यहाँ बीच में रहेगा 2 और 3 के, और ये रहेगी 6 पे। जी। ये वाली सुई मिनट की कहाँ रहेगी? 6 पे। तो कौन सा कोण बन रहा है? कोण क्या थी? कोण की समकोण। अधिक कोण। देखो 3 घंटे पे समकोण बनता है। अगर ये सुई 3 पे होती है और ये 6 पे होते तो समकोण बनता है, लेकिन ये 3 के थोड़ा पीछे, इससे अधिक कोण बनेगा। एक विक्रेता ने 4,570 प्रत्येक के दाम से 50 मेजें खरीदी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम देखेंगे 50 मेजें कितने की आई इसकी। 72। तो करो जरा, 50 से गुणा करो। 4,570 गुणा 50, तो 2 जीरो तो हो गए इसके। अब 5 7 35 का 5 3 5 25 25 3 2,28,500 2,28,500 की भाई इसमें ये इसका क्रय मूल्य हो गया सीपी जी। में खरीदा। अब 9 मेजें परिवहन में क्षतिग्रस्त हो गई भाई। क्षतिग्रस्त हो गया मतलब टूट गई। उसने शेष मेजों को 5,000 प्रत्येक के दाम से बेचा। अब शेष कितनी बची उसके पास? 50 में से 9 कम हो गई तो 41 बची। अब कितने में बेची उसने? 41 में 5,000 की एक मेज बेची। तो इसको सीधा गुणा कर दो तो 3,000 के तो 3 जीरो आ जाएंगे। अब 5 कम 5, अब 5 को 20, यानी 20,500 2,05,000 में बेचा भाई जी। अब खरीदा। देखो इसमें ज्यादा में था तो घाटा हो रहा है इसको। अब घाटा हो रहा है इसको, तुम सीधा अंक के नीचे अंक लिखना, घटा देना। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा तो 0 0 में से 0 5 और 8 में से 5 गया 3, तीसरा वाला और 2, तो 23,500 का हानि हुई भाई। इसको लाभ नहीं हुआ बल्कि हानि हुई। ठीक है ना सर। मैं एक 5 अंकीय सम संख्या हूं भाई, 5 अंकों की सम संख्या हूं। मेरे दहाई स्थान पर 9 है। अब देखो भाई, इकाई दहाई हम 5 अंकों वाली संख्या बना देता हूं मैं। ऐसा करना था इसको बढ़िया। 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000, 5 अंक हो गए ना। 1 2 3 4 5। मेरे दहाई पर 9 है बोल, तो दहाई पे 9 हो गया। मेरे 10,000वें स्थान का अंक दहाई अंक पर आने वाले अंक से 3 कम है। तो 10,000वां इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ पे तो 9 में से 3 कम है, इसका यहाँ पे 6 है। सैकड़ा स्थान पर आने वाला अंक मेरे 10,000वें स्थान के अंक का आधा है। अब सैकड़ा यहाँ पे होता है तो यहाँ इसका आधा तो 3 हो गया। 1000वें स्थान पर आने वाला अंक दहाई अंक का दोगुना है। इकाई अंक का। हाँ, 1000वें स्थान पर आने वाला अंक इकाई अंक का दोगुना है भाई। तो अब देखो यहाँ पे देखो, इकाई का दोगुना कहाँ पे है? यहाँ पे 1000वें पे। तो देखो इसका दोगुना तो ये 1000वें पे है। लेकिन देखो यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ पे 9, तो ये यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है। अब देखो इसका दुगना ये है नहीं, अब इसका दुगना भी ये है, इसका दुगना भी ये नहीं है। तो डी वाले में देखो इसका दुगना ये है, और यहाँ पे देखो 6 भी है, यहाँ 3 भी है, और यहाँ 9 भी है। तो डी वाला ही आंसर होगा। ठीक है ना। इस तरह से देखो चक्राने वाला प्रश्न है तो आसान। दो संख्याओं का लसअप और मसअप का गुणनफल इतना है। उनमें से एक संख्या 23 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 14। हाँ, तो हम क्या करेंगे? सीधा 23 का भाग दे देंगे जी 322, क्योंकि जितना लॉस और मौसा का गुणा होता है उतना ही उन दोनों का गुणा होता है भाई।
तो 23 से कम 23 भाई। जी देख लो 23 4 वाले ध्यान से। जी 12 में से 3 गया 9, 92 हुआ भाई। तो 4 3 12 का 2 और 4 गुना 8 1 9, देखो तो 14 होगा। अगला है ये जो दे रखा है सर्च लिखा है इसका जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब का मतलब ये उल्टा नीचे की तरफ हो जाएगा भाई। ऐसे पलट दो इसको ऊपर से नीचे को, तो कौन सा आएगा? दूसरा वाला एस ऐसा हो जाएगा। ई का मुंह इधर ही रहेगा लेकिन उल्टा ए का ऊपर वो चला जाएगा भाई। आर भी ऊपर वैसे उल्टा हो जाएगा। सी तो वैसे दिखेगा ऊपर नीचे में, एच भी वैसे दिखेगा। तो दूसरा वाला होगा जल प्रतिबिंब मतलब ऊपर से नीचे को जो होगा। ठीक है ना। तो जल प्रतिबिंब में कहा हम यहाँ सी सही इस तरफ लगा देते हैं। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब पहले हमें ये संख्याओं को पढ़ना है। आपको आती है संख्याएं पढ़नी? तो ये 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो कितना हो गया? 300। और ये एक्स सी को कितना पढ़ते हैं? 90। तो 390 हो गया भाई। ये एल आई एक्स है, तो एल कितने के लिए आता है? 50 के लिए। 50। और ये 9 है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 9 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, तो 449 हो गया। अब 400 के लिए 4 बार सी नहीं आता है भाई, ये याद रखना है। ये गलत है क्योंकि इसका एक जो पैटर्न चलता है वो अधिकतम 3 ही बार चलता है। तो 400 के लिए हम क्या लिखते हैं? 500 में से 100 कम। तो ये भाई 500 में से 100 कम। डी 500 के लिए आता है, सी पहले आ गया तो इसका मान 400 हो गया। 450 के लिए एक्सएल, 40 के लिए एक्सएल आता है, 9 के लिए ये, तो 40 9 50, तो ये वाला सही है। सी डी एक्स एल आई एक्स। निकटतम सैकड़ा तक पूर्णांक करते हुए संख्या 73,48,561 को लिखा जाएगा। तो निकटतम सैकड़ा तक अगर हम पूर्णांक करते हैं तो हम सैकड़ा में 2 जीरो होते हैं, तो इन दोनों के जीरो बनाते हैं। तो यहाँ पे जो बाद वाली संख्या का हमने जीरो बनाया, अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो यहाँ 1 बढ़ जाता है, यहाँ 600 हो जाएगा। 600 हो जाएगा, बाकी पीछे वैसे रहेगा। तो इसका आंसर दूसरा वाला होगा 73,48,600 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? संख्या 1,17,65,498 प्राप्त करने के लिए 3 मिलियन में से कितना घटाया जाना चाहिए? तो पहले तो तुम्हें 3 मिलियन बताना है। 3 मिलियन होता कितना है? 30 लाख। हाँ, 3 मिलियन में 30 लाख होंगे भाई। 30 मतलब 3 मिलियन में जो है 6 जीरो होंगे। इसमें से इसको घटाना है। घटाओ जरा। सर 13 लाख बोलो। सर 12 लाख मतलब 12,34,502। 12,34,502 जी पक्का? हाँ, दूसरा वाला सही है भाई। 12,34,502। श्रेया के पास 32 लाल पेन और 56 नीले पेन हैं। वे उन्हें इस तरह भरना चाहती है कि प्रत्येक पैक में पेन की संख्या समान हो और केवल एक ही रंग के पेन हो। सबसे बड़े पैक में कितने पेन होंगे भाई? तो मतलब बड़ा सा बड़ा पैक कैसे कर सकती है वो? हाँ, तो इसका मतलब इसका 900 निकालना है। तो 900 कैसे निकालते हैं हम? छोटे का भाग बड़े में दे देते हैं। 32 का भाग 56, तो 32 से कम 32। 4 वाले ध्यान से देखो। 4 2 24 का भाग 32 में फिर क्या करते हैं? 900 में इसका भाग फिर इसमें देते हैं। 5 वाले कर रहे हैं। 24 से कम 24 बचा 8, तो 8 का भाग 24 कर देंगे तो 8 3 24। अब इसमें उत्तर कौन सा होता है? जिसका भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो इसका मतलब वो 8 पेन का पैक बनाएगा, क्योंकि 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 32 में भी जा रहा है, 56 में भी जा रहा है। मतलब वो 56 पेनों के पैक भी बना पाएगी और 32 पेनों के पैक भी बना पाएगी। तुमने किया था ऐसा? ये मैंने किया था, 8 ही आया था। यदि 1 मीटर बाड़ लगाने की लागत 215 मीटर 15 है, तो एक पार्क जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 23 मीटर है, बाड़ लगाने की लागत क्या होगी? अब देखो भाई, ये बाड़ लगाने के लिए ये बड़ा पार्क है,
इसमें तुमने बाढ़ लगानी है, इसकी लंबाई है 45 मीटर और चौड़ाई है 23 मीटर। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे बताओ? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे, क्योंकि बाढ़ कहाँ लगती है। तो पहले हम लंबाई चौड़ाई को जोड़ देते हैं ना परिमाप ज्ञात करने के लिए। तो 68 आ गया, 68 और 2 से गुणा करेंगे, 68 गुणा कितना होता है? 136 मीटर आया भाई, ठीक है ना। अब इसका 1 मीटर में 215, तो 136 को 215 से गुणा करके मुझे दिखाओ कितना आया तुम्हारा। कितना बताया? 29,240। 29,240, 29,240 ए वाला उत्तर भाई, ठीक है। औरों का भी उतना ही आया, 29,240, ठीक है। एक कोण जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आधार की दुगुनी है, का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे पहले तो मैं बता दूं कि जो कोण शब्द है ये गलत है, ये त्रिकोण होना था, त्रिभुज है। मैंने इसका इंग्लिश वाला पढ़ा तो वहां ट्रायंगल लिखा है, तो कभी कभी हिंदी वाले में जहां समझ नहीं आता वहां इंग्लिश वाला पढ़ना चाहिए। तो एक त्रिभुज है जिसका आधार, देखो त्रिभुज का आधार दे रखा है 12 और इसकी ऊंचाई जो है दुगनी है यानी 24 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तुम्हें पता है? 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। तो 2 से हम काटेंगे तो 6 आया, 2 छक्का 12, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 2 12 2 14, तो 144 वर्ग सेंटीमीटर होगा, 144 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, हाँ ऊंचाई सॉरी। रमन ऊंचाई ने समीर से 4 घंटे पहले एक यात्रा आरंभ की। यदि समीर ने अपनी यात्रा 2:15 पर आरंभ की तो रमन की यात्रा किस समय आरंभ हुई? तो उसने 2:15 पे आरंभ की, तो सबसे पहले तो हम 2:15 PM है, तो PM का मतलब दिन के, दोपहर के। तो 2 बजे को कितने बजे बोलते हैं? 14:15। अब इसमें से 4 घंटे कम कर दो, तो ये 15 मिनट हो गया, और 14 में से 4 गया तो 10:15 पे यात्रा प्रारंभ की। 76,04,083 को अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के रूप में लिखा जाएगा। तो बेटा 76,000 अगर जिसको संख्याओं में लिखना नहीं आता है तो सबसे पहले 76 लाख को अलग लिखो। तो 76 हो गया, लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। फिर ये 76 लाख है तो यहाँ 10 लाख तक होगा। 4,000, तो 4,000 में 3 जीरो होते हैं, 0 0 0, ये 4,000, ठीक इसके नीचे 83, तो 83 में 3 यहाँ 8 यहाँ, और अब इन तीनों को जोड़ दो, 3 8 0 4 0, तो ये है भाई 76,04,083। तो 76,04,083। तो यहाँ देखो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में जो कॉमा लगते हैं वो 3-3 अंकों के बाद लगते हैं। यहाँ पहले 3 अंकों के बाद, यहाँ भी 3 अंकों के बाद लगेंगे, ठीक है ना? जी। देखिए अगले 5 सवाल इसी पे आधारित है। यहाँ देखिए नोट कर दो इसको, तब बाद में दिक्कत नहीं होगी। पहले यहाँ पे वाद विवाद पे लिख दो, शॉर्ट में लिखो वाद विवाद पे कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? 15। तो नोट कर दो, क्योंकि हम नीचे प्रश्नों पे जाएंगे तो फिर इसको देख नहीं पाएंगे। रंगमंच में कितने? तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे तो 10 हैं। अब इसके हम 5 बराबर हिस्से करेंगे भाई, 12। हाँ तो ये 12 हो जाएंगे भाई, 2 होंगे लगभग, क्योंकि यहाँ तक 15 है ना, तो ये 12 होंगे। अब यहाँ तैराकी में कितने हैं जरा देख लो, संख्या लिख दो, तैराकी लिख दो और यहाँ संख्या लिख दो। यहाँ 20 है तो ये 22 होंगे भाई, ये भी लगभग 2। अब यहाँ देखो नृत्य में 2 से थोड़ा ज्यादा है तो ये 3 होंगे भाई, 15 3 18 होंगे। यहाँ जरूर से ऊपर है तो 1 ज्यादा होगा इससे, 15 से तो ये 16। ठीक है, इसको नोट कर दिया तुमने। रंगमंच 12, तैराकी 22, नृत्य 18 और चित्रकला 16। अब इसके प्रश्नों का जवाब दो।
चित्रकला का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या रंगमंच का चयन करने वाले विद्यार्थियों से अधिक है। तो चित्रकला कितने बच्चों ने चूज की थी भाई? 16। और रंगमंच 12। तो 16 में से 12 गया, तो यहाँ 4 विद्यार्थी अधिक है भाई। तो 5वीं कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो सबको जोड़ो भाई। देखो 16 और 12 तो यही हो गए, और उसमें कितने थे नृत्य में बताओ? 18 और 83। एक में 22 थे, तैराकी में वाद विवाद में 15 हो गए। इतने ही थे, 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ दो। तो 5 है 2 7 और 8 7 15, 16 17 और 6 23 का 3 2 3 2 5 6 7 8, 83 थी भाई। लिखा था तुमने 83 जी। दो सबसे कम गतिविधियों में कितने विद्यार्थी थे भाई? तो दो जो सबसे कम गतिविधियों में कौन सा वो सबसे कम है? देखो, एक तो रंगमंच सबसे कम है और दूसरा वाद विवाद। तो वाद विवाद में 15, रंगमंच में 12। तो 15 12 कितने हो गए? जोड़ दो उनको, 15 12 तो 27 है भाई। तो यहाँ पे 27 आएगा। 15 12 कितने विद्यार्थियों ने नृत्य चुना? तो नृत्य वाले कितने हैं भाई? देखो तुमने नोट किया था ऊपर, 18 है ना। 18। वाद विवाद की तुलना में तैराकी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी अधिक थी? तो वाद विवाद में कितने थे भाई? 15। और तैराकी में 22 थे। तो 22 में से 15 घटाओ तो 7। तो इस तरह से पेपर हमने पूरा कर दिया। आप लोग इसको करेंगे, और जहां पे नहीं आएगा उसमें वीडियो डाल दूंगा, इस वीडियो को देख के आप लोग करेंगे पूरे सवाल। ठीक है ना। अगर आप लोगों को पेपर डाउनलोड करना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, तुम डाउनलोड भी कर सकते हो इस पेपर को। हिंदी मीडियम का ये पूरा पेपर है। अब बाकी आधा पेपर अब जीके और वो हम कल करेंगे। जी ठीक है। जी। ओके बाय। ओके बाय। ओके बाय।